Hello students, and this lecture is the continuation of our previous lectures. In our previous lecture we have started about anatomy of alimentary canal, and I have told you about the structures which are present in buccal cavity, vestibule, and the muscles which have been encircling my lips, then the roof of buccal cavity, that is palate, then hard palate, soft palate, vulva, and the tongue. And today we are going to discuss the other part of buccal cavity, that is teeth. So first I will be teaching you about different terminology which has been related with dentition of human, structure of teeth, different dental formulas, specialization of teeth, and dental formulas of some other animal as well. Then we will be learning a little bit about the anatomy of esophagus, stomach, intestine, large intestine, and rectum, right? And anus, I will say. And in other part of lecture I will be covering the histology of alimentary canal, and I will be telling you about the 4 layers which are present in alimentary canal. So second structure which is present in buccal cavity is teeth, and let me start with human dentition. There are certain terminology which has been related with human dentition. The first terminology which you will be remembering, that our teeth, as they are embedded in the socket of jawbone, we call that thecodont teeth. Thecodont dentition is present in case of mammal and in case of crocodile. So human teeth is thecodont as they are embedded in sockets of जॉबोन. तो जॉबोन की जो सॉकेट होंगी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एल्वियोलाई. एक्चुअली जॉबोन के लिए दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं एल्वियोलर बोन. तो सैक लाइक सॉकेट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर को एल्वोलाई कहते हैं. इन द इनिशियल पार्ट ऑफ अवर कोर्स आई हैड टोल्ड यू अबाउट 3 टाइप ऑफ डेंटिशन. वन वाज प्लीरोडोंट, व्हेन टीथ आर अटैच्ड टू द एजेस ऑफ जॉबोन. Then ecrodont, when teeth are attached on the surface of jawbone, and third was thecodont. So we are having thecodont dentition. Then if all the teeth are similar in size, in their structure, we call that homodentition. And humans are having different type of teeth, so we use the term heterodentition or heterodont. And the 4 different teeth which are present in human are incisors, canines, premolars, and molars. ह्यूमन टीथ की बात करें तो जो टीथ होता है बच्चों, उसका जो ऑरिजिन होता है, कुछ पार्ट एक्टोडर्म से होगा और कुछ पार्ट मेसोडर्म से होगा. तो एक्टोमेसोडर्मल इन नेचर होते हैं, और टीथ अपर जॉ और लोअर जॉ में एम्बेडेड रहते हैं. तो अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला बोन एंड लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल बोन. सो हमारी जो मैंडिबुलर बोन है और जो मैक्सिला बोन है, दोनों के अंदर ही टीथ होते हैं. अगर मैं यहां पर मैक्सिला बना दूं और यहां पर मैंडिबल बना दूं और इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ, जो सेंटर में टीथ मिलेंगे उनको बोलते हैं बच्चों इंसिजर्स, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से. तो इनिशियली देयर वुड बी इंसिजर्स. नो फन इन टेलिंग देयर आर इंसिजर्स व्हिच आर पेयर्ड इन नंबर. द लेफ्ट इंसिजर, राइट इंसिजर अपर, लेफ्ट इंसिजर, राइट इंसिजर डाउन. देन जो नेक्स्ट टीथ आएगा दैट वुड बी कैनाइन. उसके बाद अगर मैं एडल्ट पैटर्न की बात करूं तो यहां पर होते हैं प्रीमोलर्स, और जो एजेस हैं वहां पर होंगे मोलर्स. अगेन यहां पर प्रीमोलर्स और यहां पर होंगे मोलर्स. ये एडल्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं. ऐसे ही लोअर जॉ में भी होंगे. यू आर हैविंग इंसिजर हेयर, कैनाइन हेयर, प्रीमोलर हेयर एंड मोलर हेयर. इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो जब ह्यूमन डेंटिशन या डेंटल फार्मूला की बात करेंगे
डेंटल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ। तो जितने टीथ इस साइड होंगे उतने ही टीथ उस साइड होंगे। ह्यूमन के टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन होते हैं। कुछ पार्ट टीथ का सॉकेट के अंदर होगा, कुछ पार्ट टीथ का सॉकेट के बाहर होगा, इसलिए थेकोडोंट कहते हैं। अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, इसलिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रोडोंट। देन जो तीसरा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ह्यूमन डेंटिशन के लिए वो होते हैं डिफियोडोंट। अब कुछ टीथ डिफियोडोंट होते हैं हमारे अंदर और कुछ टीथ मोनोफियोडोंट होते हैं। मोनोफियोडोंट वो टीथ है जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, वंस इन लाइफ, और डिफियोडोंट वो टीथ है जो लाइफ में 2 बार आते हैं, दे अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिफियोडोंट टीथ की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ डिफियोडोंट टीथ इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मोनोफियोडोंट टीथ इज 12। अब पहले डिफियोडोंट की बात करते हैं। सी अ ह्यूमन बेबी इज बोर्न विदाउट एनी टीथ, और जो इरप्शन ऑफ टीथ है, टीथ आना शुरू होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स वो वेरी करता रहता है वक्त। एंड बाय द एंड ऑफ 2 ईयर ऑलमोस्ट सारे टीथ आ जाते हैं और फिर वो इरप्ट होने शुरू हो जाते हैं। 6 साल के बाद दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। वो इरप्शन भी क्यों होता होगा? ड्यू टू द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। जब टीथ का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टीथ आर मेड अप ऑफ। ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ majority of inorganic substance. Let's say calcium phosphate is there, like our bone were there. अब डिफियोडोंट डेंटिशन कौन सा होता है हमारा? डिफियोडोंट डेंटिशन में हमारे पास इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं और 2 मोलर होते हैं। तो जो डिफियोडोंट डेंटिशन का फार्मूला होता है वो होता है 2102 एंड 2102। 2 टीथ है इंसिजर, एक होता है कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होंगे, और 2 होते हैं मोलर। सिमिलरली ये अपर जॉ का रिप्रेजेंटेशन, लोअर जॉ का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो टोटल टीथ 5 + 5 10 एंड 5 + 5 10, तो टोटल हो जाएगा 20। तो डिफियोडोंट टीथ के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इनको हम लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। लैक्टियल जो वर्ड आया है वो मिल्क से आया है, तो मिल्क टीथ भी कहते हैं, या इनको हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, या इनको हम प्राइमरी डेंटिशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी डेंटिशन, टेम्पररी डेंटिशन, मिल्क डेंटिशन, लैक्टियल डेंटिशन और डिफियोडोंट डेंटिशन की अगर बात करेंगे दैट इज 2102 2102। ये 20 वो टीथ हैं जो आपकी लाइफ में 2 बार आते हैं। तो जो आपका मिल्क डेंटिशन है इसके अंदर कौन से टीथ नहीं होते? प्रीमोलर्स आर एब्सेंट एंड मोलर्स आर एब्सेंट। विच मोलर? 3rd मोलर। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि मिल्क डेंटिशन में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, तो ये याद रख लेना, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं एंड मोलर एब्सेंट होते हैं। देन ये शेड ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। जहां पे पहले फर्स्ट और सेकंड मोलर थे उसकी जगह प्रीमोलर आने शुरू होते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्क डेंटिशन में ये एरिया खाली नहीं होगा, इस एरिया में टीथ होंगे। वो टीथ कौन से होते हैं? मोलर। तो कुछ किताबों में फार्मूला सिंपली 212 करके लिखा जाता है, 212 212। तो 5 5 10 और 10 उस साइड होंगे। पर ये फार्मूला इसलिए याद करने के लिए कहा जाता है कि आपको इससे ये पता चल जाता है कि प्रीमोलर नहीं है। प्रीमोलर वाला स्पेस खाली नहीं होता है, वहां पे मोलर होते हैं। मोलर इरप्ट हो जाएंगे तो उसकी जगह प्रीमोलर आने शुरू होंगे, फिर बाकी जगह पे मोलर्स आएंगे। देन जब दोबारा से आ रहे हैं तो आपके पास जो न्यू टीथ आए हैं वो 8 प्रीमोलर होते हैं और 4 मोलर होते हैं। तो ये 12 टीथ है जो मोनोफियोडोंट है। तो मोनोफियोडोंट टीथ का डेंटिशन फार्मूला जो होगा डेट वुड बी 0021 0021। तो 2 + 1 goes 3 + 3 goes 6 एंड 6 उस साइड होंगे तो 12। तो 12 इज योर मोनोफियोडोंट। तो प्लीज मेक ए वेरी क्लियर कंसेप्ट कि किस टीथ का पोजीशन कहां पर होगा, पहले इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर, और कौन से मोनोफियोडोंट होते हैं, कौन से डिफियोडोंट होते हैं। ठीक है। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं लाइक रैबिट,
उनके अंदर कैनाइन वगैरह नहीं होंगे। मैं अभी रैबिट वगैरह का, रैट वगैरह का फार्मूला आपको बताऊंगा। तो एक एम्प्टी स्पेस होता है उनके यहाँ पर कैनाइन की जगह, और उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं डायस्टेमा। सो डायस्टेमा क्या होता है? दैट इज द एम्प्टी स्पेस इन प्लेस ऑफ कैनाइन which is found in herbivores like rabbit। तो रैबिट के अंदर इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में एक एम्प्टी स्पेस आएगा, वो डायस्टेमा होता है। तो बच्चों जब टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, थैकोडोंट, हेट्रोडोंट, डिफियोडोंट ये वाले टीथ, और मोनोफियोडोंट वो वाले टीथ। ठीक है, टीथ जो है वो एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल बोन में होते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ लेते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ के आपको पता चलेगा कौन कौन से पार्ट होते हैं टीथ में, और कैसे एम्बेडेशन होता है टीथ का, और कौन सी सेल किस पार्ट को बनाती है, और आपको जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है टीथ में, किसी को पेन होता है, सेंसिटिविटी होती है, उसका क्या रीजन है, और एक्टोमेसोडर्मल क्यों बोला गया है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर, और बाद में फिर मैं बताऊंगा थर्ड विजडम टीथ के बारे में। एक्चुअली वो जो मोलर बाद में आता है वो थर्ड मोलर है, उसको विजडम टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 17 ईयर की एज के बाद आता है, और ऐसा माना जाता है कि आप 18 ईयर में आके थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो उसको अक्कल जाड़ भी कह देते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। जब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं तो टीथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो भी पार्ट आपको विजिबल है उसको बोलते हैं क्राउन। वो पार्ट जो गम्स के साथ अटैच है उसको बोलेंगे नेक, और जो भी सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर है उसको बोलेंगे रूट। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि लेट्स से दिस इज रूट ऑफ जॉ बोन और सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस इज नॉट रूट, दिस इज द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो ये आपका एल्वोलाई है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। आप अपर जॉ कंसिडर कर ले इसको या लोअर जॉ कंसिडर कर ले, ये एल्वोलाई रीजन है। अब टीथ का कुछ पार्ट है जो अबाउट द सॉकेट ऑफ जॉ बोन नजर आता है। लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। और जो ये पार्ट ऑफ टीथ है उसको बोलेंगे बेटा क्राउन, द पार्ट ऑफ टीथ विच इज प्रेजेंट अबाउट द सॉकेट। एंड दिस सम पार्ट ऑफ टीथ विच इज प्रेजेंट इन द सॉकेट, इसको बोल देते हैं बेटा रूट। तो अगर मैं टीथ के तीनों पार्ट डिफरेंशिएट करूं, यहां से यहां तक इज क्राउन, देन ये पार्ट जो होगा स्पेशली नेक पार्ट, और जो भी पार्ट इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन जाएगा दैट इज रूट। अब जो क्राउन होता है उसके ऊपर एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल की कवरिंग होती है, और वो स्पेशल मटेरियल होता है एनेमल। और जो एनेमल होता है वो एक एक्टोडर्मल सब्सटेंस है, क्योंकि उसको ऐसी सेल बनाती है जो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और उन सेल का नाम होता है बेटा एमिलोब्लास्ट। तो हमारा जो क्राउन ऑफ टीथ है, इट इज कवर्ड बाय द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज एनेमल। एनेमल में 96% फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट होता है, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं टू बी स्पेसिफिक, कैल्शियम फोस्फेट, और 3% वाटर होता है, और 1% प्रोटीन होते हैं, एनेमेलिन प्रोटीन एंड एमिलोजेनिन प्रोटीन। ये 2 मेजर प्रोटीन है, एमिलोजेनिन एंड इनामेलिन। बोन के अंदर आपने पढ़ा था ओसिन प्रोटीन होती है, यहां पे जो पढ़ोगे वो आपका इनामेलिन प्रोटीन और एमिलोजेनिन प्रोटीन होती है। तो जो एनेमल होता है उसको बनाने वाली सेल होती है एमिलोब्लास्ट। तो एमिलोब्लास्ट सीक्रेट दैट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल किंगडम एनेमल, और वो कवर करता है क्राउन पार्ट, और ये होती है एक्टोडर्मल सेल। तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया है एक्टो, मेसोडर्मल भी बताऊंगा, एक्टो वाला पार्ट तो ये क्लियर हो गया। तो एक्टोडर्मल सेल होती है एमिलोब्लास्ट, जो एनिमल बनाती रहती है। एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल किंगडम है, और एनिमल में सारा ही कैल्शियम सॉल्ट होता है ऑलमोस्ट।
1% प्रोटीन और 3% वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट सॉल्ट इज आल्सो देयर विद कैल्शियम फोस्फेट। कहाँ लिखूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट सॉल्ट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट इज आल्सो देयर। एनीवेज, जो मेजर पार्ट ऑफ टीथ होता है बेटा होता है वो डेंटाइन। तो अगर प्राइमरी और बल्क ऑफ टीथ की बात करें, बल्क ऑफ टीथ काहे का बना होता है, तो आप डेंटाइन याद रखेंगे। बल्क ऑफ अवर टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन। और ये जो ग्रीन में मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस है इज एनिमल। मैं इसको ग्रीन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेड में ना मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं आपको। आपने सुना भी होगा पल्प कैविटी के बारे में, तो क्यों ना पल्प कैविटी को मैं रेड कर देता हूं, तो आप उसको एनिमल के साथ कंफ्यूज ना करें और आपको क्लियर हो जाए कि भाई एनिमल क्या पार्ट है और पल्प कैविटी क्या पार्ट है। अब जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर, और इन पोर को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। दीज आर द एपिकल फोरामेन। ये 2 रूट वाला टीथ में बना रहा हूं यहां पर। दिस इज एपिकल फोरामेन हियर। तो हर एक रूट के बेस पर एक ओपनिंग होगा जिसको एपिकल फोरामेन कहते हैं, और एपिकल फोरामेन से एक कैविटी डेवलप होगा। फ्रॉम दिस एपिकल फोरामेन डेवलप से कैविटी, और ये जो कैविटी होता है इसके अंदर होते हैं बेटा आपके ब्लड सेल्स एंड नर्व फाइबर, और इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी का जो कैनाल होता है उसी को बोलते हैं रूट कैनाल। तो आप पढ़ते भी होंगे आरसीटी या रूट कैनाल थेरेपी। तो रूट कैनाल थेरेपी जो होता है इस पल्प कैविटी का ही रिपेयरमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं कि भाई पल्प कैविटी के अंदर कोई डेब्रिस वगैरह इकट्ठा हो गया है और उसको रिमूव करने के लिए इसके अंदर ड्रिल वगैरह कर सकते हैं। अब ये जितना भी पार्ट है, ये पार्ट है डेंटाइन। दिस इज आल्सो डेंटाइन हियर। तो बल्क ऑफ अवर टीथ और प्राइमरी मटेरियल विच इज फॉर्मिंग टीथ फॉर्मिंग मटेरियल इज डेंटाइन। तो जो पल्प कैविटी होता है उनको लाइन करती है स्पेशल सेल। ओवर द पल्प कैविटी दे आर प्रेजेंट स्पेशल सेल्स विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और इन मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड स्पेशल सेल का नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। तो 2 तरह की सेल होती हैं आपके पास जो बनाती है टीथ को। एक होती है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और ओडोंटोब्लास्ट लाइन करती है पल्प कैविटी को और वो बनाती है डेंटाइन। और एमिलोब्लास्ट आर द वन विच आर पेरिफेरली लोकेटेड and they are the one which give rise to enamel। तो इन सेल का नाम हो गया ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट होती है बेटा मेसोडर्मल सेल, और ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन बनाती है, दे फॉर्म डेंटाइन। ये हो गई आपके पास पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के अंदर जो कैनाल है इसको बोलते हैं रूट कैनाल। और पल्प कैविटी के अंदर होते हैं, मतलब एपिकल फोरामेन से ही ब्लड वेसल और नर्व फाइबर पेनिट्रेट करते हैं। तो द ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर पेनिट्रेट फ्रॉम एपिकल फोरामेन। अब ये पार्ट टीथ का विच इज ऑन द साइड वाइज, यहां पे स्पेशल सेल होती है जिनका नाम होता है सीमेंटोसाइट। और सीमेंटोसाइट रूट के साइड्स में एक ग्लूइंग लेयर बनाती है। एक स्पेशल मटेरियल का लेयर होता है, उसको बोलते हैं सीमेंटम। तो लेट्स मैं ब्लैक में सीमेंटम ही बना के दिखा देता हूं। एक तरफ सीमेंटोसाइट बना दिया और ये सीमेंटोसाइट सिक्रेट कर रही हैं ये मटेरियल जिसको बोलते हैं सीमेंटम। और सीमेंटम के बाद एराइज होते हैं, सीमेंटम से एराइज होते हैं कुछ फाइबर्स, and these are actually ligaments, and these ligament hold them fixed with the position। इनको बोल देते पेरीओडोंटल लिगामेंट। पेरीओडोंटल लिगामेंट। और कुछ फाइबर होते हैं पेरीओडोंटल लिगामेंट के। लेट से ये आपके पास सीमेंटम है, ये पेरीओडोंटल लिगामेंट है। अब पेरीओडोंटल लिगामेंट में से आगे से जाके कुछ व्हाइट फाइबर्स होंगे जो सीमेंटम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, फिक्सेशन को और टाइट कर देते हैं और हार्ड फिक्सेशन करते हैं।
इन स्पेशल फाइबर का नाम होता है शार्पेज फाइबर। तो जब पेरिओस्टियम वगैरह पढ़ा रहा था मैं आपको शार्पेज फाइबर, तो पेरिओस्टियम से भी कुछ फाइबर्स निकले थे जो मैट्रिक्स में जाए तो फिक्सेशन को टाइट कर रहे थे। तो शार्पेज फाइबर दो जगह मिलेंगे आपको, कहाँ मिलते हैं? टीथ में मिलते हैं और बोन में मिलते हैं। नाउ कमिंग ऑन द समरी, जो टीथ होता है वो एक एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर है। एक्टोडर्म वाली सेल होती है एमिलोब्लास्ट और मीजोडर्मल सेल होती हैं ओडोंटोब्लास्ट। जो एनेमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो क्राउन को कवर करता है। एनेमल में मेनली सारा कैल्शियम फोस्फेट होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट होते हैं, 3% वाटर एंड 1% प्रोटीन। एमिलोजेनिन एंड एनेमल आर द टू प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन एनेमल। फिर रूट का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे होती है छोटी ओपनिंग जिनको बोलते हैं एपिकल फोरामेन, उनसे पेनिट्रेट करती है ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स के होने की वजह से ही पल्प कैविटी के अंदर सेंसेशन आती है। पल्प कैविटी में जो कैनाल होती है उसी को रूट कैनाल कहते हैं। देन इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन स्पेशल लिगामेंट से जो जॉ बोन के साथ टीथ को होल्ड करता है उनको बोलते हैं पेरिओडोंटल लिगामेंट, और पेरिओडोंटल लिगामेंट से कुछ व्हाइट फाइबर अराइज करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं इन द सीमेंटम, उसको बोलते हैं शार्पेज फाइबर। तो बच्चों ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। और ये मैंने टू रूटेड टीथ बनाए, ज़्यादा टीथ हमारे टू रूटेड नहीं होते हैं वैसे, पर ये टू रूटेड दिखा के आपको स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने। आर वी डन अप टू हियर? प्लीज से यस और नो। तो हमारे जो टीथ होते हैं उसमें जो प्राइमरी सब्सटेंस है वो डेंटाइन होता है, वो एनेमल नहीं होता, तभी डेंटिशन वर्ड आया है। ठीक है बच्चे, अब कंसेप्ट ऑफ रूट बता देता हूं। नहीं, पहले मैं फिर से थोड़ा बेसिक पे जाऊंगा। आई गेस आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं ड्रॉ किया तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोनोफियोडोंट डेंटिशन को। तो मैं बताया था आपको विजडम टीथ के बारे में। जो विजडम टीथ, देखो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, कैनाइन है, इंसिजर है, कैनाइन्स इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो इंसिजर का काम होता है फूड को गाउन करना, राइट, ब्रेकिंग ऑफ फूड के लिए वर्ड यूज करूंगा। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश, ह्यूमन में ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, कुछ किताबों में लिखा होगा वेस्ट्रीजियल है, पर आपको भी याद नहीं रखना। ये भी क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं, ये भी क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। जनरली प्रीमोलर ट्राइंगुलर इन शेप होते हैं और जो ये होता है आपका मोलर वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जो आपके पास इंसिजर वो चीजल शेप होते हैं और ये पॉइंटेड होते हैं। खैर आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा। अब जो थर्ड मोलर है उसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ जो वर्ड है वो थर्ड मोलर के लिए आया है और इसको विजडम टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आफ्टर द एज ऑफ 17 ईयर आता है। तो किसी का अगर 17 ईयर ओल्ड का, एक्चुअली 18 ईयर के बाद आता है टू बी एग्जैक्ट, तो 17 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल का अगर डेंटल फार्मूला लिखना हो तो वो होगा बेटा 2122 2122 और टोटल नंबर ऑफ टीथ हो जाते हैं उसमें 28। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे वो, ठीक है। तो ह्यूमन डेंटिशन थेकोडोंट है, ह्यूमन डेंटिशन डिफियोडोंट होता है, कुछ मोनोफियोडोंट भी होते हैं और ह्यूमन डेंटिशन हेट्रोडोंट होता है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट बता देता हूं, इन चारों टीथ में नंबर ऑफ रूट और फिर कुछ डेंटल फार्मूला, रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। और अगर नंबर ऑफ रूट की बात करूं तो एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का कि मेरे पास ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर को मैं ऐसे लिख देता हूं और फिर आगे अपर मोलर सारे। इंसिजर, कैनाइन, सब प्रीमोलर को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ बात है। जितने भी इंसिजर होते हैं वो सारे ही सिंगल रूटेड होते हैं, जितने भी कैनाइन है वो सारे ही सिंगल रूटेड हैं, जितने भी प्रीमोलर है वो सारे ही सिंगल रूटेड है विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट अपर प्रीमोलर। फर्स्ट अपर प्रीमोलर ही टू रूटेड होता है जो ये बनाया है। तो मेरे पास कितने फर्स्ट अपर प्रीमोलर होंगे बच्चों? एक फर्स्ट अपर प्रीमोलर इधर, एक फर्स्ट अपर प्रीमोलर इधर, दो फर्स्ट अपर प्रीमोलर होंगे। जितने भी अपर मोलर्स होते हैं उनमें 3 रूट होती है और जो लोअर मोलर होते हैं उनमें 2 रूट होती है। तो अगर कंसेप्ट ऑफ रूट की बात करें, नंबर ऑफ रूट की बात करें, नंबर ऑफ रूट आप यहां से याद रख लेंगे, ठीक है। आर वी डन अप टू हियर? फाइन। अब मैं आपको बता देता हूं
सी एक वर्ड होता है ह्यूमन डेंटिशन के लिए, ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है कि जो कस्प है, कस्प होता है ग्राइंडिंग पार्ट ऑफ टीथ। कस्प वर्ड यूज करते हैं, ग्राइंडिंग पार्ट ऑफ टीथ। तो ह्यूमन टीथ का जो कस्प होता है वो ब्लंट एंड ब्रॉड होता है। ड्यू टू ब्लंट एंड ब्रॉड कस्प, ब्लंट एंड ब्रॉड कस्प, हमारा जो डेंटिशन होता है वो ब्यूनोडोंट होता है। भाई किसी के टीथ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, अगर आप बात करें कार्निवोर एनिमल की तो उनका तो कस्प ऐसा होगा, पॉइंटेड होगा। तो हमारा जो कस्प होता है वो ब्लंट एंड ब्रॉड होता है, इसलिए ब्यूनोडोंट। देन एक और वर्ड याद रख लेंगे, दो केस हो सकते हैं। अगर आप किसी काऊ बुफेलो के टीथ देखेंगे तो उनका क्राउन बहुत बड़ा होता है, और हमारे जो टीथ देखोगे उनका क्राउन रिलेटिवली छोटा होता है। तो जिनके पास बड़ा क्राउन होता है उसको बोलते हैं हिप्सियोडोंट, और ह्यूमन का क्राउन छोटा होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकिडोंट। तो ह्यूमन डेंटिशन इज ब्रैकिडोंट। ब्रैकिडोंट वर्ड यूज किया है ड्यू टू स्मॉल क्राउन, और अगर क्राउन बड़ा है तो वर्ड यूज करते हैं हिप्सोडोंट। तो ह्यूमन डेंटिशन हिप्सोडोंट नहीं होता है, वो ब्रैकिडोंट होता है। ठीक है बच्चों, एक और छोटा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूं मैं। लेट मी टेल यू अबाउट द डेंटल फार्मूलाज ऑफ फ्यू एनिमल। किसके अंदर आपके कैनाइन होते हैं, किसके अंदर इंसिजर होते हैं, किसके अंदर इंसिजर मॉडिफाई हो जाते हैं, किस में एनेमल नहीं होता है टीथ में। अगर आप स्लॉथ एंड आर्माडिलोज की बात करेंगे उनमें एनेमल होता ही नहीं है। और किस एनिमल के अंदर टीथ ही नहीं होते हैं, बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं होते हैं, या फिर आपके जो याद है आपने वो पढ़े थे स्पाइनी आंटीटर वगैरह, उनके अंदर टीथ नहीं होते। तो कुछ और डाटा मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। लेट मी क्लियर ऑल दिस अप नाउ। डेंटल फार्मूलाज ऑफ सम अदर एनिमल एज वेल एज their स्पेशलाइजेशन रिगार्डिंग टीथ। तो ह्यूमन टीथ थैकोडोंट है, ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट है, ह्यूमन टीथ ब्यूनोडोंट है, ब्रैकिडोंट है, डिफियोडोंट होते हैं 20 जो लाइफ में 2 बार आ रहे हैं, और जो आपका मोनोफियोडोंट होते हैं वो होते हैं 12, और थर्ड मोलर और प्री मोलर बस एक ही बार आते हैं। अगर वो टूट जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्या दिक्कत होगी यू बेटर नो। अच्छे नहीं लगोगे ना आप। तो एग्जाम्पल्स ऑफ और डेंटल फार्मूला ऑफ फ्यू एनिमल, राइट। पहले डिस्कस करेंगे बच्चों रैबिट के बारे में। रोडेंट्स, रैबिट और रैट दोनों लिख देता हूं। जो रैबिट होते हैं, आप एक तो याद रखेंगे उनके इंसिजर ऑल द टाइम ग्रो करते रहते हैं और टूटते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो उनके अपर इंसिजर होते हैं पेयर्ड 2033 1023। माने लोअर जॉ में एक इंसिजर इस साइड और एक इंसिजर उस साइड, और अपर जॉ में 2-2 इंसिजर होते हैं। उनके पास कैनाइन नहीं होते, इस स्पेस को ही बोलते हैं डायस्टेमा। जो रैट होता है उसका डेंटल फार्मूला होता है 1003 1003। तो नंबर ऑफ इंसिजर तो सेम है, हाफ ऑफ द अपर जॉ हाफ ऑफ द लोअर जॉ में। डायस्टेमा उन पे भी होता है, प्रीमोलर भी नहीं होते हैं। प्रीमोलर का स्पेस के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते इन जनरल। इनके भी जो इंसिजर है लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। है वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रैबिट 2033 1023, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे? 2 + 6 goes 8 9 10 11 और 3 14, और 14 उस साइड हो गए 28। इधर 4 + 4 goes 8 एंड 16 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप निकाल भी सकते हो टोटल नंबर ऑफ टीथ। अगर एलिफेंट की बात करें बच्चों, एलिफेंट में अपर इंसिजर होते हैं, लोअर इंसिजर नहीं होते हैं, और अपर इंसिजर ही बाद में मॉडिफाई होकर बन जाते हैं टस्क। तो 1003 0003 इज एलिफेंट एंड इंसिजर्स आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। जबकि जो वालरस होता है उसके टस्क कैनाइन के बने होते हैं। वालरस के अंदर कैनाइन से टस्क बनता है जो नहीं पूछा जाता है,
एलिफेंट में टस्क कहाँ से बनते हैं? अपर इंसिजर से, लोअर इंसिजर तो होते ही नहीं है। तो रैबिट इज देयर, रैट इज देयर, एलिफेंट इज देयर। उसके बाद आई विल लव टू टेल यू द फॉर्मूला ऑफ कैट। कैट इज 3131 3121। जो डॉग होते हैं वो होते हैं 3142 3143। देन अगर मैं काउ, शीप, बुफेलो की बात करूं तो वो होते हैं आपके 0033। माने अपर इंसिजर और अपर कैनाइन नहीं होते हैं, बट लोअर इंसिजर ट्रिपल होते हैं और एक कैनाइन होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओपोसम। जो ओपोसम होता है दैट इज 5134 4134। यस, अगर आप टोटल नंबर ऑफ टीथ भी कैलकुलेट करेंगे तो 50 आएंगे। मैमल्स में सबसे ज्यादा टीथ ओपोसम में ही होते हैं। कुछ डेंटल फार्मूला बताए मैंने अलग अलग मैमल्स के, और इसमें अगर उसने पूछ लिया आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जाके तो शायद एलिफेंट वगैरह से पूछ ले। फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कुछ ऐसे मैमल होते हैं जिनके पास एनिमल नहीं होता। स्लॉथ एंड आर्माडिलोज आर टू मैमल have non-enamelated teeth, उनके पास एनिमल नहीं होता है। और जो आपके पास पेंगोलियंस वगैरह होते हैं या प्लेटिपस वगैरह होते हैं उनके पास तो टीथ नहीं होते। तो मैमल्स और एनिमल विदाउट टीथ, एनिमल विदाउट टीथ की अगर बात करें तो कुछ एनिमल मैं मेंशन कर रहा हूं, आई गेस आप याद रख लेंगे। बर्ड्स में नहीं होते हैं, स्केली एंट ईटर में नहीं होते हैं, स्पाइनी एंट ईटर में नहीं होते हैं। स्केली एंट ईटर इज पेंगोलियंस, स्पाइनी एंट ईटर इज यूर लेट्स से कैडियन। और कुछ व्हेल भी होती हैं जो टूथलेस होती है। तो बच्चों ये आगे हो गया आपके ह्यूमन डेंटिशन और टीथ के बारे में। तो आपका ना एनसीईआरटी में एक डायग्राम है और उस डायग्राम में से जो सॉकेट्स हैं उनसे टीथ निकाल रखे हैं। तो ये इंसिजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर, ये मोलर है। तो प्लीज जो नंबरिंग दी है उनको ध्यान से देखना। आप देखोगे अगर अपर मोलर दिखाया तो उसने ट्राई रूटेड दिखा दिया होगा ऐसे करके। अगर फर्स्ट अपर प्रीमोलर है तो बाई रूटेड दिखा दिया होगा ऐसे करके, और इनको सिंगल रूटेड टीथ दिखाया होगा लाइक दिस। यू गॉट माई पॉइंट। उस डायग्राम से भी उस डायग्राम को पेपर में दे सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन कंप्लीट। बक्कल कैविटी के अंदर टंग होता है और टीथ होते हैं। टंग के अंदर पेपिलास हैं जिनके अंदर रिसेप्टर्स है, वो कल पढ़ लिया था। और टीथ के अंदर टीथ का जो डेंटेशन है वो आज मैंने बेसिक्स तो आपको बता दिए हैं, जो नीट लेवल तक आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन आंसर करने की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फेरिंग्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट टू बक्कल कैविटी, जब एनाटॉमी की बात करेंगे दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं तो मैं उनको डिस्कस कर लूंगा, और फिर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन की कुछ बेसिक फीचर्स बता दूंगा जो आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम जरूरी है पढ़ना और जरूरी है याद रखना। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर फेरिंग्स। और फेरिंग्स को हम लेके चलते हैं एज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। वैसे तो फेरिंग्स के 3 रीजन होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, फिर ये बक्कल कैविटी आ गई, ये हो गया आपका ओरोफेरिंग्स जो एक्चुअली कॉमन पैसेज है। फिर यहां पर आ गया आपका ग्लॉटिस, और यहां पर आ गया आपका गुलेट, ये इसोफेगस, और जो ये पार्ट होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स है। तो लैरिंगोफेरिंग्स इज ओनली मेंट फॉर फूड, नेजोफेरिंग्स इज ओनली मेंट फॉर एयर, एंड दैट इज ओरोफेरिंग्स। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर लटका होगा जिसको बोलते हैं यूवुला, वेलम पैलेटी, और यहां पर हो गए नॉस्ट्रिल। ब्रीदिंग वाला चैप्टर भी चल रहा है आपका, तो वहां पे भी चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको ये लोकेशंस वगैरह पता है। अब फेरिंग्स के अंदर या फेरिंग्स एरिया में अगर आप वाइड ओपन कर रहे हैं अपना
माउथ, फॉर एग्जाम्पल यू आर वाइड ओपनिंग योर माउथ, ऊपर वाला क्या है अपर जॉ, नीचे वाला लोअर जॉ, तो यहाँ पे कहीं आपको टॉन्सिल नजर आएंगे। इफ यू वाइड ओपन योर माउथ हियर यू फाइंड टॉन्सिल। अगर आपने अच्छा इन फेरिंग्स टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। सर टॉन्सिल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, और ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट बनाते हैं, और वो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी भी बना लेती है। दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। तो हमारे पास कंप्लीट लिम्फोइड टिश्यू के पैच मिलेंगे आपके फेरिंग्स के अंदर, जिनको बोलते हैं फेरिंग्स के अंदर लिम्फोइड टिश्यू के पैच मिलेंगे जिनको बोलते हैं टॉन्सिल्स। जब टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो दे आर ऑफ 4 टाइप्स, और इसको आप ऐसे याद रखेंगे। फर्स्ट टाइप इज फेरिंजियल, सेकेंड टाइप इज ट्यूबल, इनको फॉकल भी कहते हैं, थर्ड टाइप इज पैलाटाइन, और फोर्थ टाइप इज लिंगुअल। और लिंगुअल वर्ड आपने पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब टंग होता है। तो अगर मैं टॉन्सिल को बनाना शुरू करूं, लेट्स से एट द टॉप ऑफ योर फेरिंग्स यू फाइंड सर्टेन मास लाइक दिस। ये पूरा एक टॉन्सिल है, और इसको आपने बोल दिया फेरिंजियल टॉन्सिल। फिर यहाँ पे आपकी यूस्ट्रेशन ट्यूब आ गई, और यूस्ट्रेशन ट्यूब के दोनों साइड में आपको मिलेंगे ट्यूबल टॉन्सिल। फिर यहाँ पे आपका पैलेटाइन पार्ट आ गया, पैलेट बोन, और ये मिलेंगे आपको पैलेटाइन टॉन्सिल। और ये आ गया आपका लेट से टंग वाला पार्ट। देखो याद है वो कल टंग बनाया था और ये सल्कस टर्मिनलिस बनाया था। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यहाँ पर होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। तो आपने जब वाइड ओपन किया है माउथ, टॉप ऑफ द फेरिंग्स फेरिंजियल टॉन्सिल, दे आर योर फेरिंजियल टॉन्सिल, these are tubal tonsil of faucal, these are palatine tonsil, और these are lingual tonsil। और ये सारे टॉन्सिल ना एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे एक्चुअली इन देयर अरेंजमेंट दे मेक ए रिंग लाइक दिस, और इस रिंग को बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को पहले पढ़ा था डॉक्टर वेल्डेयर साहब ने, और इसी को बोलते हैं वेल्डेयर्स रिंग। सो वेल्डेयर्स रिंग क्या होता है? ये टॉन्सिल का अरेंजमेंट होता है हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे फेरिंग्स के अंदर, और उसके अंदर 4 तरह के टॉन्सिल होते हैं, फेरिंजियल, लिंगुअल, पैलाटाइन एंड ट्यूबल। टोटल नंबर 6 होते हैं। एक फेरिंजियल एक टॉन्सिल है पूरा मास ये, फिर 2 ट्यूबल हो गए, 2 पैलाटाइन हो गए, 2 लिंगुअल हो गए। अब अगर फेरिंजियल टॉन्सिल इन्फ्लेम हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, इफ दे बिकम स्वेल्ड, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एडिनॉइड्स। तो एडिनॉइड्स वो कंडीशन है जब फेरिंजियल टॉन्सिल स्वेल कर जाएंगे, आपको चीजें खाने में दिक्कत होगी। और अगर आपके पैलेटाइन टॉन्सिल इन्फ्लेम हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं टॉन्सिलियाइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। फिर तो आपको बात करने में भी दिक्कत होगी। अगर एडिनॉइड्स हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग से ठीक हो जाते हैं, और अगर टॉन्सिलियाइटिस हुआ है तो टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, और सर्जिकल रिमूवल के लिए वर्ड यूज करते हैं टॉन्सिलोएक्टोमी। एक्टोमी जो वर्ड है उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। तो किसको रिमूव कर रहे हो आप? टॉन्सिल्स को, तो टॉन्सिलोएक्टोमी। ऑब्वियसली पेशेंट जो थोड़ा सा इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है, पर उसका जो ट्रीटमेंट है वो वही है। टॉन्सिल जो होते हैं वो अ गुड सोर्स ऑफ IgA होते हैं। IgA इज ए एंटीबॉडी, तो लिम्फोसाइट बनाते हैं, बी सेल बनाते हैं, वो IgA बनाता रहेगा। तो फेरिंक्स रीजन में 3 अलग अलग पार्ट होने के साथ साथ टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। टॉन्सिल का जो अरेंजमेंट है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेल्डेयर्स रिंग। हमारे पास 4 अलग तरह के टॉन्सिल होते हैं। ऑन द टॉप वुड बी फेरिंग्स, देन ऑन द साइड्स नियर टू द यूस्ट्रेशन ट्यूब वुड बी ट्यूबल, और थोड़ा नीचे वुड बी पैलेटाइन, और फिर आ जाएगा आपके पास लिंगुअल टॉन्सिल, और जो टंग के पोस्टीरियर ओरल पार्ट पर है, टंग के पोस्टीरियर पार्ट, नॉट ओरल पार्ट। दिस वाज ओरल पार्ट हियर एंड दिस वाज पोस्टीरियर पार्ट हियर। तो जो टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर होते हैं वो लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। ठीक है बच्चों, निकले फेरिंग से बाहर? हाँ सर निकलो।
नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद आता है इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो कुछ फीचर्स बता दो। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले टॉपिक में ही कवर करूंगा। अभी कुछ फीचर्स बता देता हूं जो आपके इसोफेगस में मिलेंगे, स्टमक में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे, ठीक है। फिर एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में आपको हिस्टोलॉजी बता दूंगा। जो इसोफेगस होता है इट्स ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप और इसके 3 पार्ट होते हैं। इसोफेगस का वो पार्ट जो नेक में होता है उसे बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, फॉलोड बाय थोरेसिक रीजन, फिर इसोफिजियल हियाटस आ जाएगा, उसको पियर्स करके आगे जाएगा तो हो जाएगा आपके पास एब्डोमिनल रीजन, और ये ओपन होता है इन द कार्डिक रीजन ऑफ स्टमक। जो इसोफेगस होता है उसका कुछ पार्ट ना सिलोम के बाहर है, और जो पार्ट सिलोम के बाहर होता है वहां पे सिरोसा नहीं होता। सिरोसा क्या होता है मैं भी बताने वाला हूं आगे। तो सिरोसा इज एब्सेंट, अभी ये लिख लेते हैं, इन सिरोसा इज एब्सेंट इन प्लेस ऑफ सिरोसा ट्यूनिका एडवेंशिया इज प्रेजेंट। तो जब मैं हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा तब ये चीज कवर कर लूंगा बच्चों, ठीक है। देन एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस में स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। आगे मैं आपको कुछ प्लेक्सस ही बताने वाला हूं, फॉर द टाइम बिंग याद रख लो। जो ऑर्बैक प्लेक्सस होता है और जो मीजनस प्लेक्सस होता है वो नहीं होता इसोफेगस में, इज एब्सेंट। इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद है उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, दे आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है बेटा। अब इसोफेगस जहां ओपन होता है स्टमक में, वहां पे एक स्पिंक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन स्टमक is guarded by a sphincter जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिंक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। ये इसोफेगस के बारे में हो गए इंफॉर्मेशंस। दीज आर द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इसोफेगस। फिर जो नेक्स्ट होगा ऑर्गन उसका थोड़ा नोट भी पढ़ लेते हैं। डेट वुड बी स्टमक, और स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्टर। और हमारा जो स्टमक होता है जो वो एम्प्टी होता है तो वो होता है आपका जे शेप, और स्टमक का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ किताबों में मेंशन होगा 1.2 टू 1.6 लीटर, कुछ किताबों में होगा 1.3 टू 1.7 लीटर, तो एक रेंज होता है, वो के लिए याद रख लेंगे। अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक इज आल्सो रेफर्ड एज टू गैस्टर, और गैस्ट्रिक वर्ड जो स्टमक के लिए है इट इज जे शेप्ड बैग, और जे शेप होता है व्हेन इट इज एम्प्टी। तो लेट्स से ये इसोफेगस और ये जे शेप बैग आगे जिसको बोला आपने स्टमक। स्टमक के जब रीजन्स को डिफाइन करते हैं बच्चों तो एग्जैक्टली 4 रीजन होते हैं, पर एनसीईआरटी में 3 दिए हैं, वो भी याद रख लेना आप। स्टमक में कौन कौन सा पार्ट है? फंडस, कार्डियक, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो है बॉडी, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एंड पाइलोरिक रीजन। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा स्टमक में कितने पार्ट होते हैं तो प्लीज ये याद रखना एनसीईआरटी में 3 ही पार्ट को डिस्कस किया है। अदरवाइज जो सबसे देखो, अगर मैं यहां पे बताऊं, ये पार्ट है विच इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गैसेज, लेट्स से दिस इज लाइक दिस। स्टमक को मैं बनाऊं इट इज समथिंग लाइक दिस। तो दिस पार्ट इज फंडस, जहां पे ओपन होता है कार्डिक पार्ट, और दिस पार्ट इज पाइलोरिक पार्ट,
और सारा का सारा जो पार्ट होता है वो बॉडी पार्ट होता है। एनीवेज, अब अगर फंडस की बात करूं, ये वो पार्ट है विच इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गैसेज। कार्डिक पार्ट वो पार्ट है जहां पे आपका इसोफेगस ओपन होता है। कार्डिक इसलिए वर्ड यूज किया, क्लोज टू हार्ट है ये। बॉडी पार्ट को डिस्कस नहीं किया, बट बॉडी पार्ट इज द मेजर पार्ट ऑफ स्टमक, एंड पायरोलिक पार्ट वो पार्ट होता है जो ड्यूडेनम के पास ओपन होता है। ठीक है, अब स्टमक में जो स्टमक होता है वो वॉल ऑफ पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। स्टमक इज कवर्ड विद वॉल ऑफ पेरिटोनियम, और वॉल ऑफ पेरिटोनियम के साथ साथ फैट और कुछ लिम्फोइड टिश्यू एक्यूमुलेट होते रहते हैं। विद द पेरिटोनियम सर्टेन फैट एंड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग हियर। तो ग्रीन में फैट दिखा दिया मैंने, रेड में लेट से लिम्फोइड सेल दिखा दी, और ब्लैक में मैं पेरिटोनियम दिखा देता हूं। पेरिटोनियम इज एक्चुअली सिलोमिक एपिथेलियम, जहां पे स्टमक अटैच होगा। ये बताने की जरूरत नहीं, स्टमक लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, अब ये जो लेयर बनी है ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड फैट, इसको बोलते हैं ओमेंटा, और लेट्स कॉल दैट ओमेंटम। तो जो लेफ्ट साइड होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा ग्रेटर कर्वेचर, और जो राइट साइड होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेसर कर्वेचर। ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर की तरफ भी होता है और लेसर कर्वेचर की तरफ भी होता है, पर ज्यादा थिक ओमेंटम होता है ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। तो जब फैट स्टोर होना शुरू होता है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और टमी बाहर आ जाता है। तो सर ये तो टमी तो सिर्फ फ्लैट साइड बाहर आना चाहिए, तो पूरा का पूरा क्यों बाहर आ रहा है? ठीक है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करूंगा, पूरे पेरिटोनियम के ऊपर ही फैट डिपॉजिट होता है। सर ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं होता? यूनिफॉर्म डिपोजिशन होता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज ओमेंटम। ओमेंटम इज द एडिशनल लेयर नेक क्लोज टू पेरिटोनियम, एडिशनल लेयर ऑन द ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। ये ग्रेटर ओमेंटम होता है, लेसर ओमेंटम होता है। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर फूड इज स्टोर्ड फॉर 4 to 5 आवर्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्टमक के अंदर जो वॉल्यूम होता है स्टमक का, डेट इज अबाउट 1.3 to 1.7 लीटर्स। आई रिपीट 1.2 1.6 कहीं लिखा है, वो भी ठीक है। स्टमक के अंदर खूब सारे बाइकार्बोनेट्स एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल भी होती है, और ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है टू गेट हार्म्ड बाय HCl। प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। बाकी जो सिक्रेशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड के वो डिस्कस करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ये रीजन पायलोरिक रीजन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक कैविटी होगा जिसको पायलोरिक एंट्रम कहेंगे, और एक फिर आपका ट्यूब होगा, कैनाल होगा, जिसको बोलेंगे पायलोरिक कैनाल। तो एग्जैक्टली इट इज हैविंग टू पार्ट, वन इज पायलोरिक एंट्रम जो कैविटी की साइड है, और जो ये वाला पार्ट है वो पायलोरिक कैनाल हो जाता है। फिर यहाँ पर भी स्पिंक्चर होगा जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे पायलोरिक स्पिंक्चर। तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर यहाँ पर और पायलोरिक स्पिंक्चर यहाँ पर। ये हो गया बच्चों स्टमक के बारे में। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और फिर हिस्टोलॉजी। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ ज्यादा होता है पर डायमीटर कम होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लेंथ कम होता है, डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मैं आपको बताऊं, ऑटोप्सी के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ आता है 6.25 मीटर। 6.25 मीटर अकॉर्डिंग टू ऑटोप्सी रिपोर्ट। ऑटोप्सी रिपोर्ट, और नॉर्मली होता है तकरीबन 3.25 मीटर का ही, बट स्टिल 1.5-2 मीटर का इंसान है, 3.25 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन तो हाईली कोल्ड होता है। ठीक है, इन लिविंग।
3 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो 25 सेंटीमीटर का ही है और वाइडेस्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, जिसका लेंथ 1 मीटर होता है लिविंग कंडीशन में और 2.5 मीटर होता है डेड कंडीशन में, आफ्टर द डेथ। और तीसरा पार्ट होता है इलियम, जिसका लेंथ 2 मीटर होता है लिविंग कंडीशन में और 3.5 मीटर होता है डेड कंडीशन में। खैर, तो लॉन्गेस्ट पार्ट इज इलियम, शॉर्टेस्ट पार्ट इज ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है वो सी शेप होता है और जिजुनम और इलियम दोनों ही हाईली कॉइल्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोजा होगा, अभी मैं सब म्यूकोजा पढ़ाने वाला हूं आपको, उसमें स्पेशल ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि डेट सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम हैव ब्रूनस ग्लैंड। अगर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूं बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इसका ल्यूमन है, और लेट से ये लेयर जो है म्यूकोजा है। इनरमोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं मैं, म्यूकोजा। पूरे म्यूकोजा पर सर्कुलर फोल्ड होंगे। तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा की लेंथ बढ़ाने के लिए नेचर ने क्या किया, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा दे दिए। एंड दीज परमानेंट सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा is referred as to permanent circular fold of mucosa। इसका नाम होता है बेटा प्लाइका सर्कुलरिस, और दूसरा नाम होता है वॉल ऑफ कर्करिंग्स। कर्करिंग वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कुछ बुक में किंग ऑफ कर्करिंग भी लिखा होगा, तो वॉल ऑफ कर्करिंग ही याद रखें। तो प्लाइका सर्कुलरिस, वॉल ऑफ कर्करिंग, ये होता क्या है, दीज आर द सर्कुलर परमानेंट सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। परमानेंट सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा। ठीक है बच्चे। फिर इस सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा को मैं थोड़ा अगर और मैग्नीफाई करूं, ये सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा होता है, इस सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा से डेवलप करती है। फ्रॉम द सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा फर्दर डेवलप्स सर्टेन फोल्ड लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि पहले सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा आ रहे हैं और सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा ही लगेंगे कुछ आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, वो एक्सटेंड होकर दे आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस। तो म्यूकोजा का पार्ट, इनर पार्ट सर्कुलर कॉइल्ड, और जो आउटर पार्ट होता है वो कुछ ऐसे फोल्ड बनाता है, और जो ये फोल्ड होते हैं इनको बोलते हैं विलाई, और विलाई के ऊपर ही होते हैं छोटे छोटे माइक्रोविलाई। तो जब म्यूकोजा पढ़ोगे तो याद रखना, इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो सर्कुलर लेयर है। म्यूकोजा का जो एपिथेलियम है उसकी बात कर रहा हूं। फिर आ जाते हैं एपिथेलियम में विलाई, और विलाई के बाद आते हैं, विलाई से आगे आते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमन माइक्रोविलाई। तो अगर आप म्यूकोजा को देख रहे हैं तो म्यूकोजा में जो सबसे इनर मोस्ट है वो सर्कुलर फोल्ड्स है। फिर सर्कुलर फोल्ड के बाद ये कुछ ऐसा होगा, कुछ सर्कुलर फोल्ड है, कुछ आपके लॉन्ग हो गए, सर्कुलर फोल्ड बिकम लॉन्ग लाइक दिस। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज विलाई। और विलाई के ऊपर जो सेल होंगी उनके प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होंगे वो माइक्रोविलाई होगा। तो पूरे इंटेस्टाइन के अंदर होते सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा, विलाई एंड माइक्रोविलाई। एक इसका भी डायग्राम मैं अलग से बना के दिखाऊंगा आपको, विलाई क्या होते हैं, माइक्रोविलाई क्या होते हैं, और दोनों विलाई के बीच में ये जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। तो की पेशेंस, ये सब चीजें मैं एक मैग्नीफाइड डायग्राम में आपको दिखाऊंगा आगे चल के। जब मैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड का डायग्राम बनाऊंगा तो इसको मैग्नीफाई करके ही दिखाऊंगा। सो की पेशेंस। देन इलियम के अंदर जो लैमिना प्रोप्रिया लेयर होती है, अब सर ये लैमिना प्रोप्रिया क्या है, ये भी आप अभी हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे। उसके अंदर होते इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, जिसका नाम होता है पेयर्स पैचेस।
पेयर्स पैचेस भी वही काम कर रहे हैं जो वेल्डेरिंग के टॉन्सिल काम कर रहे थे, वो भी IgA बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट न्यूमेरस जो विलाई होती है वो होती है जेजुनम में, क्योंकि जहां जहां पेयर पैचेस होंगे वहां वहां विलाई नहीं होगा। इलियम के उस पार्ट में जहां पे पेयर पैचेस है वहां पे विलाई वगैरह नहीं होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन एक द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर GIT, उसका ल्यूमन कम होता है, ड्यूडेनम वाइडेस्ट पार्ट होता है, शी शेप होता है, उसके सब म्यूकोजा के अंदर ब्रूनस ग्लैंड है। देन जेजुनम जो है वो 2.5 मीटर एंड इलियम इज 3.5 मीटर, तभी तो हुआ 6.25 एक्चुअली करके, ठीक है राइट। जेजुनम के अंदर सबसे ज्यादा विलाई होते हैं और इलियम के अंदर पेयर पैचेस होते हैं, इलियम के लैमिना प्रोप्रिया में। पूरे इंटेस्टाइन में सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा मिलते हैं जिसको बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस और वॉल ऑफ कर्करिंग। सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा से ही डेवलप होते हैं विलाई और आगे बन जाता है माइक्रोविलाई, और दो विलाई के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुंड, जिसमें एंट्रोसाइट और पेनिसेल जैसी सेल होती हैं, विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ एंट्रोसाइट्स एंड पेनिसेल। अब थोड़ा सा मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जब आगे चल के हम चीजें पढ़ेंगे शायद ये चीज काम आने वाली है एनाटॉमी में। आगे चल के जब फंक्शन ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे या गैस्ट्रिक ग्लैंड में बताऊंगा तो शायद ये चीजें सारी काम आने वाली हैं, और शायद क्या आएंगी एक्चुअली। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला क्योंकि ल्यूमन ज्यादा है, पर लेंथ के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन तकरीबन 1 मीटर टू 1.5 मीटर ही होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उससे 5-6 गुना ज्यादा लंबा है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉइलिंग वगैरह उतनी ज्यादा नहीं होती, कॉइल्ड तो वो भी है पर इतना ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं बेटा मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होते हैं, इलियम opens in cecum and it is guarded by a wall, और इस वॉल का नाम होता है बोहिन्स वॉल और इलियोसीकल वॉल, ठीक है। इसका काम होता है जो भी फीकल मैटर उसको बैकफ्लो नहीं होने देता। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा सीकेम, दूसरा पार्ट होगा कॉलोन और तीसरा पार्ट होगा रेक्टम। सीकम भी एक छोटा सा पाउच है 6 to 8 सेंटीमीटर, कॉलोन होता है 1 मीटर लिविंग में और डेड में होता है 1.5 मीटर, तो 1 मीटर टू 1.5 मीटर कह दिया मैंने, और रेक्टम अप टू 20 सेंटीमीटर होता है। सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक पाउच है, ये कल की चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, और जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उसमें सीकम फंक्शनल होता है, वो सेलुलोज डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ह्यूमंस के अंदर इसके अंदर कुछ ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं लाइक इकोलाई। सीकम से डेवलप करता है एक आउटग्रोथ जो 2 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स टू बी वेरी एग्जैक्ट is made up of lymphoid tissue. It is made up of lymphoid tissue. पर क्लास 12 तक आप यही याद रखें कि इट इज वेस्टिजियल इन फंक्शन। हायर क्लासेस में जाके आप कुछ काम पढ़ें वो अलग बात है। देन कॉलोन की अगर मैं बात करूं, कॉलोन की जो वॉल होती है उसमें जो मसल फाइबर होते हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ मसल फाइबर होते हैं, और जो मसल फाइबर के लॉन्गिट्यूडनल बैंड है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं टीनिया कोलाई। सो कॉलोन की वॉल में एक चीज स्पेसिफिक होती है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता। देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ मसल फाइबर एंड दीज 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ मसल फाइबर is referred as to टीनिया कोलाई। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये बैंड ऑफ मसल फाइबर है। अब इस मसल फाइबर के अंदर, इन मसल फाइबर के अंदर
जो लेंथ ऑफ फाइबर्स होती है वो अलग अलग जगह पे अलग होती है। एज लेंथ ऑफ फाइबर डिफर, तो होता क्या है बच्चों, कहीं पे छोटे होंगे कहीं पे बड़े होंगे, तो कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं लाइक दिस। आप जब भी कॉलोन को रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। और ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल मस्कुलस लेयर आप पढ़ोगे हिस्टोलॉजी में, उसमें जो एक्सटर्नल मसल्स होती हैं इन केस ऑफ कॉलोन, उसके जो मसल फाइबर है उसकी लेंथ अलग अलग होती है। जो ये टीनिया कोलाई है उनकी लेंथ अलग अलग होती है, और कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इसलिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं। मसल फाइबर के अलग अलग लेंथ होने की वजह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर गए, जिसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। और हॉस्ट्रा के अंदर जो जहां पे पाउचेस हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ फैटी टिश्यू, और ये जो फैटी टिश्यू होता है यहां पे उसको बोलते हैं एपिप्लोइक अपेंडेजेस। दे आर रेफर्ड एज टू एपिप्लोइक अपेंडेजेस। तो प्लीज याद रखेंगे कि हम कॉलोन को ऐसे क्यों बनाते हैं। ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके मसल फाइबर का लेंथ अलग अलग होता है, तो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो पाउच बन जाते हैं। किसी भी अंदर फाइबर्स में छोटे बड़े फाइबर हो गए तो पाउच स्ट्रक्चर आ ही जाएगा, ठीक है। और पाउच स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं हॉस्ट्रा, और उसके आउटग्रोथ के लिए जो फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें स्टिकी फैटी, ग्रीजी फैटी कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं एपिप्लोइक अपेंडेजेस। जब कॉलोन के पार्ट की बात कर, तो जैसे आपने वहां पे पढ़ा, आपने पढ़ा वहां पे प्लाइका सर्कुलरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे ही कॉलोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टीनिया कोलाई। कॉलोन को जब हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले होता है असेंडिंग कॉलोन, और असेंडिंग कॉलोन सिर्फ एक ही साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन। ड्यूडेनम भी रेट्रोपेरिटोनियल है, वहां मेंशन कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल होता है, सिर्फ एक साइड ही उसके ऊपर सिलोमिक एपिथेलियम होगा, दूसरी साइड वो बॉडी वॉल के साथ फ्यूज रहेगा। और आपके पास अगर मैं बताऊं, जो असेंडिंग कॉलोन है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, सबसे छोटा है ये। फिर आपके पास आ जाता है ट्रांसवर्स कॉलोन, और फिर आपके पास आ जाता है डिसेंडिंग कॉलोन, और डिसेंडिंग कॉलोन के बाद एक छोटा सा सिग्मोइड कॉलोन और पेल्विक कॉलोन आ जाता है, सिग्मोइड कॉलोन और पेल्विक कॉलोन, ये कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मार्कर की भी जान निकल गई इनकी। तो देन जो लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम। अगर मैं रेक्टम को डिस्कस करूं, रेक्टम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीकल मैटर स्टोर होते हैं। रेक्टम जो होता है दैट इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फीसिस। ये रेक्टम आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 20 सेंटीमीटर, इसके अंदर फीसिस स्टोर हो रहे हैं। ये छोटा सा कैनाल जिसको एनल कैनाल कहेंगे, और ये एनस हो गया। अब एक स्पिंक्टर होता है जो यहां पर होता है, इसको बोलेंगे हम इंटरनल स्पिंक्टर, और दूसरा स्पिंक्टर होता है जो यहां पर होता है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्पिंक्टर। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरनल स्पिंक्टर होते हैं वो स्मूथ मसल्स के होते हैं, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि वो इनवॉलंटरी इन नेचर है। और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं वो स्केलेटल मसल के होते हैं, और स्केलेटल मसल वाला जो स्पिंक्टर होगा दैट इज वॉलंटरी इन नेचर। तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर इज वॉलंटरी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, एंड इंटरनल स्पिंक्टर इज इनवॉलंटरी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। देन पूरे रेक्टम के अंदर वेन्स होती हैं जो ब्लड वापस लेके जा रही हैं, और इनको बोलते हैं रेक्टल वेन। आर्टरीज भी होती होंगी, बिल्कुल होती है, पर मैं वेन्स के साथ थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ यहाँ पर। कई बार रेक्टल वेन ना डायलेट कर जाती है, एक्सेसिव डायलेट लाइक दिस, और ड्यू टू एक्सेसिव डायलेट ऑफ रेक्टल वेन व्हाट वुड हैपन, जो भी पैसेज है फीकल मैटर का वो ब्लॉक हो जाएगा, और अगर फीकल मैटर आएगा तो रेक्टल वेन को रप्चर करके आएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेसिव डायलेशन ऑफ रेक्टल वेन
is called hemorrhoids or piles, or prolonged constipation can also lead to hemorrhoids, can also lead to excessive dilation of rectal veins. तो बच्चों ये हो गया एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आज आपने पढ़ा टीथ के बारे में, फिर फेरिंग्स में वेल्डेयर रिंग, ईसोफेगस में डायस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होती है, स्टमक के अंदर लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, ओमेंटम, डिफरेंट पार्ट, स्पिंक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के फीचर्स। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, मेरा तो मन था कि यार मैं ना हिस्टोलॉजी भी आज कवर कर लूं, बट आई फील लाइक लेक्चर इज बीइंग लेंथी, मोर देन 1 आवर हो गया हो शायद, तो यहीं रुक जाते हैं। फिर अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में ही हिस्टोलॉजी कर लेंगे। तो आज यहीं रुक जाते हैं बच्चों। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। मिलते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के उसमें, उसका भी मैं लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर दूंगा और उसको स्ट्रीमिंग पे देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू। क्लास इज ओवर।